चलिए, सभी को विजिबल है स्क्रीन? ठीक। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसकी जरूरत क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो जो भी हम फूड इंटेक लेते हैं, भोजन लेते हैं, उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। और मेटाबॉलिज्म के साथ साथ जितनी भी बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, उसमें लगातार कुछ सेल डेड होती रहती हैं, कुछ डैमेज होती रहती हैं। बहुत सारे जो हम मेटाबॉलिज्म का प्रोसीजर होता है, उससे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट होते हैं। तो ये जो बॉडी में डैमेज हो रही है, डेड सेल हो रहे हैं, और ये जो वेस्ट मटेरियल क्रिएट हो रहे हैं, इन सबको बॉडी के बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते जाएंगे। तो जो ऑर्गन ये काम करते हैं कि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर निकालते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ये कौन कौन से हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन? किडनी, स्किन, लंग्स, ये सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। लेकिन यदि हम इनमें मेन देखें तो किडनी को मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन माना जाता है। स्किन से क्या होता है कि जो भी ऐसे हमारी त्वचा में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं, वो स्वेट के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। तो ये सारे ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में आते हैं। लेकिन जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसको हम यूरिनरी सिस्टम भी बोल सकते हैं, वो हमारी बॉडी में क्या करता है कि जितनी भी टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट डिपॉजिट होते हैं, उन सबको बॉडी के बाहर करता है थ्रू यूरिन एंड नेचुरल कॉल्स जब हम आता है, और हम जो एक स्टूल के रूप में वो बाहर करता है। तो यहाँ पर जो त्वचा से जो बाहर होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे यूरिया होता है, अमोनिया होता है। और जो लंग्स के द्वारा होते हैं, तो लंग्स के द्वारा क्या होता है, जैसा अभी आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में कुछ भाप या जल जो वाष्प में परिवर्तित होता है, वो बाहर निकलता है। लेकिन क्या होता है कि जो हमने फूड इंटेक किया, तो उससे जितने भी न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा देते हैं। फिर बचा हुआ वेस्ट कहाँ जाता है, बड़ी आंत में या लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ना क्या होता है कि जितना उसमें बचा हुआ पानी रहता है, कुछ उपयोगी सॉल्ट होते हैं, तो वो सारी चीजों को जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो भी बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, या तो यूरिनरी ब्लैडर में लिक्विड है, या फिर रेक्टम में, और जहां से वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो यूरिन जो बनता है, उसके लिए पूरा सिस्टम क्या होता है, किडनी रिस्पॉन्सिबल होती है। किडनी में क्या होता है कि बॉडी का पूरा ब्लड एक छन्नी की तरह छनता है, और वहां से जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो रक्त के साथ वापस चले जाते हैं, और जो वेस्ट है वो किडनी के द्वारा छान के यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा दिए जाते हैं, जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसको रीनल सिस्टम भी बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि जब यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम की हम बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। ये तो हमारे पूरे ऑर्गन थे जो हम पढ़ चुके हैं। अब यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या आएंगे, किडनीज आएंगे। ये 2 जो किडनीज दिख रहे हैं, 1 और 2, ये दोनों किडनी आएंगे। फिर यहाँ से जो ये ट्यूब्स इनकी निकल के जो यूरिनरी ब्लैडर तक आ रही हैं, है ना, तो ये दोनों डक्ट्स आएंगी, जो कि यहाँ पर ये जो एक थैली नुमा स्ट्रक्चर, बैग जैसा स्ट्रक्चर है, ये बना हुआ है, इससे किडनी को ज्वाइन कर रही है। ये इसको यूरेटर बोलते हैं। अब यहाँ पर जो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल कैसा होता है कि सभी ने वो पोटली वाली थैली देखी होंगी ना, जिसमें वो ऐसा धागा कस के उसका मुंह बंद कर देते हैं, उसको बिल्कुल उल्टा कर दो, बिल्कुल वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है।
तो ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसको सिर्फ ब्लैडर भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि किडनी से जब ये ब्लड छनता है, तो जो यहाँ पर किडनी में भी वेन भी है और आर्टरीज भी हैं, तो वेन से ब्लड किडनी में आता है और वहां से प्यूरिफाई होके वो आर्टरीज के थ्रू आगे चला जाता है, और यहाँ से जो वेस्ट इकट्ठा होता है वो ये जो दोनों डक्ट हैं, इनको यूरिनरी डक्ट भी बोलते हैं साधारण भाषा में। इन डक्ट के थ्रू ये ड्रॉप ड्रॉप करके यहाँ पर ब्लैडर में डिपॉजिट होता रहता है, और जब ये ब्लैडर पूरी तरह से भर जाता है तो क्या होता है, आपको यूरिन पास आउट करने की एक इच्छा होती है, और ये जो यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा खुल जाता है और यहाँ से वेजाइना के थ्रू जो यूरिन है वो बॉडी के बाहर पास हो जाती है। तो ये इस तरह से अगर हम देखें तो जो रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम है उनके कितने 4 पार्ट मैन हुए, एक तो किडनी, दूसरी यूरेटर या यूरिन डक्ट, तीसरी यूरिनरी ब्लैडर या ब्लैडर, और चौथा हुआ यूरेथ्रा। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम ये काम करता है। अब इसमें देखिए, अभी हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे कि इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से होता है। तो इसमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो देखिए, ये जो रेड कलर की यहाँ पर दिखाई गई है ये क्या है, आर्टरीज है, इसको रीनल आर्टरीज कहते हैं। और जो ये ब्लू तरह की ब्लू दिखाई गई है ये क्या है, वेन है, इसको रीनल वेन कहते हैं। तो जहां भी किडनी से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी उसके साथ शब्द क्या जुड़ेगा, रीनल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो रीनल आर्टरीज है, ये इससे ब्लड किडनी में आया और यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट दिया है। यहाँ पर ये जो मेन आर्टरीज काफी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, तो ये ब्रांचेस से होता हुआ कहाँ पहुंचता है, ग्लोमेरुलस में। ये जो ग्लोमेरुलस है ये आगे और क्लियर हम दिखाएंगे, और यहाँ के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। तो ये जो ग्लोमेरुलस है इसका काम होता है पूरे ब्लड को छानना। तो ये पूरे ब्लड को छान देता है, और फिर ये क्या करता है, ये सब आ किससे रहा है, इफ्रेंट से, और एफ्रेंट से ये वापस वेन से होता हुआ हार्ट की तरफ चला जाता है। तो ये यहाँ से वेन की पहले ब्रांचेस रहती हैं, फिर वो कलेक्ट होकर थोड़ी सी बड़ी ब्रांच बनाती हैं, फिर ये और बड़ी बना के ये जो रीनल वेन होती है ये मेन यहाँ तक ब्लड आता है, और इसके थ्रू ये कहाँ चला जाता है, हार्ट की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा जो किडनी, चूंकि इसमें किडनी ही मेन काम कर रही है, तो किडनी का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है एक सेम के बीज जैसा होता है, बीन शेप का, और ये एक बहुत एक्टिव ऑर्गन है, और ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ साइड में होता है। तो किडनीज कितनी होती हैं, 2 होती हैं, और ये कहाँ पर होती हैं, जो 12 थोरेसिक होती है वहां से L3 तक, T12 से L3 तक ये रहती हैं, और इनकी लगभग ये 11 सेंटीमीटर लंबा होता है, लगभग 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है, ये इसके डायमेंशंस होते हैं। और यहाँ पर दोनों किडनीज के ऊपर ये जो फर्स्ट पिक्चर आपने देखी थी ना, इसमें दिख रही थी, अभी आगे कहीं दिखेंगी तो मैं बताती हूँ। वैसे मुझे लगा था कि यहाँ कहीं पर मैंने वो पिक्चर देखी थी। शायद इसी में हो। चलिए आगे मैं बताती हूँ फिर। तो ये जो किडनी होती है, ये जो किडनी होती है, हाँ इसमें है देखिए,
इसके ऊपर एक ये ऐसे कॉनिकल कैप जैसा आपको दिख रहा है किडनी के ऊपर, तो ये जो कॉनिकल कैप होता है ये एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये दोनों देखिए, दोनों साइड आपको दिख रहा है कि कॉनिकल कैप, तो ये होती है क्या, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, इससे ही एड्रिनोलिन हार्मोन्स निकलता है और इसमें रीनल वेन, रीनल आर्टरीज जाती हैं। अब इसके जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसमें पूरी तरह से, इसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल, जो इसकी इंटरनल एयर होती है वो रीनल कैप्सूल कहते हैं। और इसी रीनल कैप्सूल से ये जो यूरिनरी डक्ट्स हैं ये निकलती हैं। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये कहलाता है कैप्सूल। यहाँ से ये आर्टरीज अंदर जाके इस तरह से ब्रांच में डिवाइड होती जाती हैं, वेन है ये भी इस तरह से ब्रांच में डिवाइड होती जाती हैं, और ये इसके मिडिल वाला भाग जो है इसको कहते हैं मेडुला, और सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर क्या इसके 3 पार्ट हो गए। जो सबसे अंदर वाला है उसको हमने क्या बोला, रीनल कैप्सूल। फिर इसके बाद में इसके बीच वाले भाग को मेडुला कहते हैं, और सबसे बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। ये चीज क्लियर हो गई सभी को। अब हमने देखा था, हम बात कर रहे थे कि जो ब्लड है वो छनता है यहाँ पर ग्लोमेरुलस में। तो वो किस तरह से होता है, देखिए यहाँ से आपको जितना ये रेड पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, आर्टरीज है, और जितनी ब्लू दिख रही है ये क्या है, वेन्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ से आर्टरीज है, मेन आर्टरीज, जो इस तरह से अंदर जाती है और ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस में डेवलप हो जाती है। और जब ये ब्रांचेस में डेवलप हो जाती है और ये जो एक कप शेप स्ट्रक्चर आपको देख रहा है ये वोमन कैप्सूल्स कहलाता है। तो क्या होता है कि यहाँ से ब्लड छनता है और यहाँ से इस पैसेज से होते हुए ये ब्लड कहाँ आ जाता है, यूरिनरी डक्ट में। और ये ब्लड का वेस्ट जो होता है वो इनसे छन के बूंद बूंद होके इस पूरी ट्यूब से आ जाता है यूरिनरी डक्ट में, और जहां से ये चला जाता है यूरेटर में। और ये जो ब्लड है ये आगे जाके वेन के साथ जाल बनाता है। तो ये ब्लड आगे जाके वेन्स में फ्लो होता है और वेन के थ्रू ये कहाँ चला जाता है, हार्ट की तरफ। ये जो पूरा ऐसा लूप बनता है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनल। तो इस तरह से इसमें ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड को किस तरह से ये छानती हैं, प्योर करती हैं, वो चीजें इसमें आपको इस पिक्चर में देखने को मिली हैं। अब अगर इसको थोड़ा और डिटेल में देखें तो हमने क्या बोला है कि जो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन भी अलग अलग तरह के हैं। लूप ऑफ हैनल जो हमने देखा था वो इस तरह से बनता है, ये उसका और खुला हुआ डिटेल रूप है। ये कलेक्टिंग डक्ट है जो कि कहाँ चली जाती है, यूरिन के को कलेक्ट करते हुए यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती है। यहाँ से ये पूरी रीनल ट्यूब्स हैं जहां पर ये वाटर धीरे धीरे, ये जो हमने ये जो येलो कलर का जो एक ट्यूब देखा था ये इसका डिटेल डायग्राम है कि यहाँ से ये पूरी यूरिन ही हम उसको कह सकते हैं, लिक्विड जो होता है वो पूरा ये छनता हुआ यहाँ पर कलेक्टिंग ट्यूब में चला जाता है। अब ये जो ग्लोमेरुलस हमने देखा था वो एक इसका थोड़ा सा और डिटेल पिक्चर है कि यहाँ पर ये इस तरह का गुच्छा बनाता है पूरा, और ये गुच्छा क्या करता है, यहाँ पर जो एफरेंट आर्टियोल्स हैं, मतलब यहाँ से प्योर ब्लड जा रहा है और ये बहुत सारे मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड होकर और इसने एक पूरा नेटवर्क बनाया जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और यहाँ से जब ये ब्लड गुजरा तो ये जो ग्लोमेरस का नेचर होता है ये कैसा होता है, छन्नी जैसा। तो यहाँ से ये पूरे ब्लड को छानेगा
इस ब्लड से जो वेस्ट निकला, ये जो एक पूरा येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, वोमन कैप्सूल्स है। इसको वोमन स्पेस भी बोलते हैं और ये पूरे स्ट्रक्चर को वोमन कैप्सूल बोलते हैं। तो यहाँ से ये छन के इस स्पेस में आएगा और इस स्पेस से ये इस ट्यूब द्वारा कलेक्टिंग ट्यूब में जाएगा और कलेक्टिंग ट्यूब से कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। और यहाँ पर जो ये ब्लड छन गया है, ये छना हुआ ब्लड किससे, एफरेंट आर्टरियोसिस से बाहर निकलेगा और यहाँ पर बहुत सारे रीनल वेन्स होंगे जिनके साथ एक नेटवर्क बना के ये वेन में चला जाएगा और वेन के थ्रू हार्ट में चला जाएगा। और यहाँ पर जो नर्व्स होते हैं उनको भी हम रीनल नर्व कहते हैं। तो बहुत सारे नर्व भी यहाँ पर पाए जाते हैं और इन नर्व का सबका काम ये छानने का काम रहता है। तो यहाँ पर ये जो एक हमने नेफ्रॉन हमने बोला कि हम इसको क्या कहते हैं, सेल को नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये जो है लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और ये पूरी एक यूनिट होती है यूरिन को प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये पूरे एक साथ काम करते हैं और ये क्या नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, पूरे ब्लड को फिल्टर करते हैं और उसमें जो ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत यूजफुल है उनको रीएब्जॉर्ब करते हैं और बाकी बॉडी में भेज देते हैं। तो ये जो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है या जो वेस्ट मटेरियल है, तो इन दोनों को अलग अलग करके इनका क्या काम है कि जो रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं उनको बॉडी में वापस भेज देना और जो वेस्ट है उसको बाहर कर देना। तो ये जो नेफ्रॉन्स नेफ्रॉन्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ग्लोमेरुलस या वोवन कैप्सूल और दूसरे होते हैं रीनल ट्यूब्स। ये दो जगह ये नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और यहाँ पर जो ये पूरी प्रोसीजर होती है ये 4 प्रोसेस में होती है। पहला प्रोसीजर क्या होता है, फिल्ट्रेशन का, कि जो ब्लड है वो फिल्टर हुआ। तो फिल्टर कहाँ हो रहा है, ये ग्लोमेरुलस जो बना और ये वोमन स्पेस में। सेकेंड प्रोसीजर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। तो जब ये वोमन कैप्सूल में ये ड्रॉप करके ये यूरिन इकट्ठी होती है तो इसके पास एक बहुत बड़े पैमाने पर ये वेन और आर्टरीज रहती हैं। तो क्या होता है कि ये यहाँ से जितना एब्जॉर्प्शन है, रीएब्जॉर्ब करना है, वो आर्टरीज द्वारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। उन सारी चीजों को वो फिर से अवशोषित कर लेती है और वहीं पर जो वेन है उनमें मान लीजिए कुछ ऐसा मटेरियल है जो वेस्ट है, तो वो वापस इस कलेक्टिंग ट्यूब में सीक्रेशन हो जाता है। तो पहला फिल्ट्रेशन हुआ, फिर रीअब्जॉर्प्शन हुआ, फिर सीक्रेशन हुआ और ये पूरा मटेरियल कहाँ जाएगा, ये यूरिनरी या यूरिन हम इसको कहते हैं, ये कलेक्टिव ट्यूब से जाता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में और वहां से इसका एक्सक्रीशन होगा। तो ये 4 स्टेप में ये पूरी जो होती है प्रोसीजर जो है वो होती है। अब यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है, तो यूरिन का जो कंपोजिशन होता है तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी हम बात करते हैं हाइड्रेट होने की, तो हाइड्रेशन के लिए हम सबसे पहले हम किसको जोड़ते हैं, यूरिन को। कि यदि आपकी यूरिन मान लीजिए ट्रांसपेरेंट है और उसमें सेडिमेंट्स नहीं है तो इसका मतलब आपकी बॉडी हाइड्रेट है। और अगर यूरिन का कलर कुछ येलोइश पेल कलर हो रहा है तो इसका मतलब या ऑफ वाइट हो रहा है कि यूरिन जो आपकी बॉडी है वो डिहाइड्रेट है। तो सबसे पहले हम अभी देखेंगे कि यूरिन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो यूरिन में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों चीजें होती हैं। इसमें क्लोराइड होते हैं, सल्फेट होते हैं, कुछ मात्रा में कैल्शियम होता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, अमोनिया होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या क्या होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रेटेनाइन होता है, इथेनॉल सल्फेट होता है और यूरोबिलिनोजेन होता है। ये इतनी चीजें इसमें यूरिन में पाई जाती हैं। अब ये जो यूरिन है इसमें ये वैसे तो मोस्टली बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है क्योंकि इसमें एक यूरोबिलिन पिगमेंट पाया जाता है।
तो जितना ये पिगमेंट अधिक पाएगा, जितनी आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, उतना इसका कलर येलोइश की तरफ जाता जाएगा। तो जैसे जैसे आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी वैसे वैसे ये येलोइश कलर कम हो जाता है। इसमें एक विशेष तरह की स्मेल भी होती है, और ये स्मेल अगर हम इसको मान लीजिए ओपनली रखे रहें यूरिन को, तो कुछ चेंज भी हो जाती है। यूरिन का पीएच क्या होता है, 5 से लेके 8 तक रहता है। और लेकिन ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति क्या खाना खा रहा है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, प्रोटीन का इंटेक कैसा ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट का कैसा ले रहा है। तो उन सब पे डिपेंड करते हैं। जो लोग शाकाहारी होते हैं, कम प्रोटीन खाते हैं, उनकी यूरिन का पीएच वैल्यू लगभग 7 to 8 होता है। और इसके जो अभी हमने देखा कि ये कैसे बनती है, तो इसमें मैक्सिमम अमाउंट में पानी होता है। फिर इसके बाद वाटर इनटेक कितना होता है, लगभग 90% इसमें पानी होता है। और जो 5-10% बचते हैं वो सॉलिड मटेरियल होते हैं, जिसमें यूरिया, अमोनिया और ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, अमोनिया, एसीटोज बॉडी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फेट, फास्फेट, कैल्शियम। तो इस तरह के सारे जो मटेरियल होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। और अब ये यूरिन जो है वो बनने का, ये हम उसमें देख चुके हैं, तो इसको हम नहीं लेते हैं, आगे लेते हैं। अब इसकी जो एक बीमारी है वो है फ्लैटुलेंस, इंडाइजेशन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये इस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, मेन बीमारियां हैं। तो फ्लैटुलेंस क्या होगा बताइए। ब्लड गैस करना, जैसे हाँ डकार बिल्कुल, आना। बिल्कुल है ना। मतलब इसमें एक चीज और नहीं लिखी है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन भी एक इसका डिसऑर्डर है। तो फ्लैटुलेंस मतलब क्या होता है कि बहुत सारी जो पार्टिकल्स हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में लंबे समय से डिपॉजिट हैं। धीरे धीरे वो गैस क्रिएट करते रहते हैं, पेट फूल जाता है, बहुत अनईजी लगता है। तो ये हो गया फ्लैटुलेंस। फिर उसका इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन, इनमें क्या डिफरेंस है। इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, दोनों वर्ड लगभग सभी लोग सुनते होंगे। तो इनमें डिफरेंस क्या है। इंडाइजेशन में फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड। तो जो आप खाना खा रहे हैं वो आपके जो आपकी बॉडी में जो एसिड्स हैं दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट प्रॉपर्ली। एंड कॉन्स्टिपेशन में जो डाइजेशन तो हो गया बट जो एलिमिनेशन होना चाहिए था दैट इज नॉट यस, हैपनिंग प्रॉपर्ली। हाँ। तो इसका मतलब ये जो इनडाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, स्टमक रीजन में। और जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो कहाँ होता है, इंटेस्टाइनल रीजन में। ठीक है, क्योंकि इनडाइजेशन में क्या हुआ, जो खाना खाया वो पच ही नहीं पा रहा, उसका डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं हो रहा है। अब उसके रीजन मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि डाइजेस्टिव फायर कम है, डाइजेस्टिव जूस कम सीक्रेट हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन जब वो भोजन पच गया और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक की उसने जर्नी कर ली, लेकिन वो बॉडी के बाहर नहीं हो पा रहा है। वो स्टूल स्टूल फॉर्म हो जाएगा ना जब वो सारा उसका सिर्फ वेस्ट बचा, तो वो स्टूल जो है वो पास आउट नहीं हो पा रहा, तो वो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन। और वो कहाँ क्रिएट होता है, इंटेस्टाइन में। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये ज्यादातर कहीं आप पब्लिक टॉयलेट यूज कर लेते हैं या बहुत लंबे समय तक बहुत कम पानी पीते हैं, तो ये इन्फेक्शन हो जाता है। और ये इन्फेक्शन बहुत जबरदस्त होता है। ये कहाँ होता है, ये जो हमने 2 डक्ट देखी थी जो किडनी से निकल के और इसको यूरिन को ब्लैडर तक लेके जा रही थी, है ना। तो ये इस ट्रैक में होता है, इन डक्ट्स में होता है खास करके। और इन डक्ट की क्या खासियत होती है कि ये डक्ट्स जो है ना, इनमें कोई वॉल्व नहीं होते हैं। तो एक यूरिन इन्फेक्शन होने की वजह ये भी होती है कि जब लोग बहुत लंबे समय तक यूरिन को रोक के और लंबे समय तक काम करते हैं, और ऐसा बहुत एक लंबा टाइम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीट फुल हो गया,
अब इसके बाद भी यूरिन पास आउट नहीं कर रहे हैं तो ये क्या होगा कि इस पे रिवर्स होने लगेगी और किडनी तक पहुंच जाएगी। अब चूंकि यहाँ यूरिन में तो सारे वेस्ट और टॉक्सिन्स हैं, तो वो क्या करेंगे, जब रिवर्स वे में जाएंगे तो उस पूरे ट्रैक में इन्फेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो डिजीजेस हैं ये मेन है कि जो इस सिस्टम से रिलेटेड है और इस सिस्टम की डिजीज है। अब यहाँ पर एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपका पार्ट तो नहीं है लेकिन मैंने रखा है कि आजकल हम सब वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं, जबकि जो इंडियन टॉयलेट बने थे वो इस तरह से बने थे कि उसमें बॉडी की जो आपका अलाइनमेंट होता है, जो बॉडी के एंगल्स बनते हैं, तो उससे क्या होता है कि रेक्टम होता है, रेक्टम भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जैसे आप वो पोटली को उल्टा कर दें। तो जब रेक्टम इंडियन टॉयलेट के ऊपर कोई भी पर्सन बैठता है तो उसका रेक्टम एकदम एनस के से मिल के और उस प्रेशर क्रिएट करता है कि वो स्टूल जो है वो बाहर की तरफ पुश हो जाए। ठीक है, लेकिन जब हम इस पोजीशन में बैठते हैं वेस्टर्न में, तो हमें क्या करना चाहिए कि पैर के नीचे कोई छोटा स्टूल या कुछ ऐसी चीज रखना चाहिए कि हमारा ये जो नी, ये ज्वाइंट है, ये दिख रहा है, क्योंकि अगर हम इस पैर को नीचे करेंगे तो ये जो हमारा ज्वाइंट है 90 डिग्री हो जाएगा, यस है ना। तो ये 90 डिग्री ना रहे, ये 60 या 45 के आसपास रहे। तो पैरों को इतना ऊपर रखना चाहिए कि हमारा जो ये हिप ज्वाइंट है ये लगभग 45 डिग्री का मैनेज हो जाए, तभी स्टूल पास करने की एक सही पोजीशन बॉडी की बनती है। मैम इसमें जो रीनल स्टोन्स हो जाते हैं, किडनी स्टोन्स जिनको कहते हैं, तो उसका क्या प्राइमरी रीजन होता है? और वो क्या किडनी के अंदर ही बच जाते हैं या वो किसी और? वो कहीं भी बन सकते हैं। स्टोन जो है उसका एक रीजन ये होता है कि कैल्शियम डिपॉजिट होना, और वो कहीं भी हो सकते हैं, किडनी में आपके इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं, इवन जो यूरिनरी डक्ट हम देख रहे हैं उसमें भी हो सकते हैं, तो वो कहीं भी हो सकते हैं। उसका कोई ऐसा सर्टेन वो नहीं है कि वो वहां पर ही होंगे, है ना। तो ये जो स्टोन है ये कहीं भी आपके गॉल ब्लैडर में हो सकते हैं, ऐसे बॉडी के किसी भी पार्ट में ये बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो देखे जाते हैं वो किडनी में देखे जाते हैं। अब किडनी में भी बहुत डिफरेंट जगह होते हैं, ऊपर के हिस्से में है कि मिडिल में है कि नीचे है, फिर उसकी किस लेयर में है, तो ऐसा बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। तो ये आपका पूरा एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम है जो आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है।